हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। वन इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो देखा गया है, पहले भी सवाल पूछे गए हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट से, तो ये डिस्कस करते हैं दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर समझते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी का लास्ट लाइव बैच अनाउंस कर दिया जा चुका है। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कुछ क्लासेस भी हो चुकी हैं, बट दैट डज नॉट मीन आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। जो क्लासेस हो गई हैं उनका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस जरूर मिलेगा। तो एंड टू एंड कोर्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है जिसमें आपका कंटेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटरशिप सभी चीजें यहाँ पर जा रही है। वैल्यूएडिशन के तौर पर एसए का कंटेंट विद वैल्यूएशन मेंटरशिप भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक हॉलिस्टिक कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है। जाके चेकआउट कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। तो बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस चीज को रेफर करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन है या कंट्री है या पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा। पैसा कमाएगा जब वो नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन सेटअप ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है, बट वो प्रोडक्शन सेटअप कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है वो हमें कैसे पता लगता है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कि जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, जो आपकी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेबर हैं, कितना एफिशिएंटली इन सभी चीजों का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है ताकि वैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए, वो हमें पता लगता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के माध्यम से। एग्जांपल लेते हैं और फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो कि अगर बिल्कुल ऑप्टिमल तरीके से काम करे, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करे, कम से कम वेस्टेज रखे, तो उस केस में वो 100 प्रोडक्ट्स दिन के बना सकता है। 1000 प्रोडक्ट्स यहां पर दिन के बना सकता है। तो ये उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ? पोटेंशियल आउटपुट। बट वो सिर्फ 700 ही बना पा रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भैया शायद उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा हो, रॉ मटेरियल की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, वेस्टेज देखने को मिल रही हो, मशीन्स बहुत पुरानी हो गई हो, लेबर अच्छे से काम ना कर पा रही हो, अनस्किल्ड लेबर देखने को मिल रही हो, है ना, लेबर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो उस कारणवश सिर्फ और सिर्फ वो 700 प्रोडक्ट्स ही बना पा रहा है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट यहां पर कितने का रहेगा? 70% का यहां पर माना जाएगा कि एक्चुअल आउटपुट आपकी 700 की है, पोटेंशियल आउटपुट यहां पर आपका 1000 का है, राइट। तो उस केस में आप 70% तक ही अपना जो पोटेंशियल है उसे अचीव कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, हर एक इकोनॉमी का टारगेट क्या रहेगा या किसी रीजन या इंडस्ट्री का टारगेट क्या रहेगा कि भैया उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे एंड एफिशिएंटली वहां पर वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज कर सके ताकि ज्यादा नंबर के गुड्स एंड सर्विसेज वो क्रिएट कर सकें, जो कि डेफिनेटली आगे जाके जब वो मार्केट में बिकेंगे तो अच्छी इनकम भी उनको जनरेट करके देंगे, राइट। तो ये है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को? कि रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो भी उस केस में आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। लेबर की अवेलेबिलिटी, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड रहेगी तो भैया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कहीं ऐसे तो नहीं अभी पुरानी टेक्नोलॉजीज को आप यूज कर रहे हैं, है ना, आपने नया अपग्रेडेशन नहीं किया, आपने पूरी प्रोडक्शन चेन को ऑटोमेशन पे नहीं डाला या उस प्रकार की नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उस केस में आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर कम देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार अगर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा रही, कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो शायद आपकी आउटपुट भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहां पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उस केस में आपकी फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगेन यहां पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। उसके अलावा डिमांड में फ्लक्चुएशंस, अगर मार्केट में ही डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड ही कम देखने को मिल रही है, तो उस केस में कंपनी ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करेंगी? तो फिर उन्हें कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगेन, जिसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर हमारा कम देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स का जो पूरा सेटअप है, जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है, बेटर रहेगी, तो भैया उस केस में आपकी बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। एंड कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस है, बूम है मार्केट में, डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो फॉर श्योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर रिसेशन वाली समस्या देखने को मिल रही है तो उस केस में आपका सीयू फिर कम होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। अब किस तरीके से ये इंपैक्ट करता है, या अगर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो तो उसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे यहां पर समझते हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर रिड्यूस हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूएस की ऑपरेट करती है सिर्फ और सिर्फ 70% कैपेसिटी पे, कि भैया वीक डिमांड है, तो भैया कम कार्स प्रोड्यूस होंगी। कम कार्स अगर प्रोड्यूस होंगी तो जाहिर सी बात है जो जीडीपी नंबर है विच denotes the value of final goods and services which is being produced in that particular country, वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे सारे पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट रेट्स फिर यहां पर आपके कम होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
बट सिर्फ आधी मशीन्स ही यहां पर यूज में आ रही क्योंकि उतनी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है ना। अब उतनी आउटपुट नहीं रहेगी तो उस केस में कंपनीज को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपना इनपुट कॉस्ट कम करना पड़ेगा। उस इनपुट कॉस्ट में एक लेबर कॉस्ट भी है जिसको वो बेयर नहीं कर पा रहे, तो भैया फिर ले ऑफ देखने को मिलेगा, नई हायरिंग के ऊपर फ्रीज यहां पर लग जाएगा, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो कंपनीज जो चाहती हैं अपना नया इन्वेस्टमेंट करना, अपनी एक्सपेंशन करना, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑलरेडी जितना हमारा सेटअप है वही यहां पर अच्छे तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो नई इन्वेस्टमेंट क्या करें। या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं किसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, पर वहां पर देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है, 30-40% की है, ये तो बहुत ही कम यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बहुत वेस्टेज देखने को मिल रही है, उसको तरीके का क्वालिटी का लेबर अवेलेबल नहीं है, तो अगेन उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी फिर कम होती हुई देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी ऐसी प्रोडक्शन सेटअप में, फिर वो बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। कारण उसका क्या है, चलो मान लेते हैं रॉ मटेरियल तो आपका पर प्रोडक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपका उतनी कॉस्ट वहां पर देखने को मिलेगी, अगर आप 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जाहिर सी बात है वो भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, राइट। बट जो ऐसी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है कि आपको रेंट वहां पर पे करना है ना, आपके पूरे सेटअप का, राइट। उसके अलावा एनर्जी जो आपकी पावर कॉस्ट यहां पर है, लेबर की कॉस्ट वहां पर है, तो सारी फिक्स्ड कॉस्ट ना। अगर आप पहले 400 प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो भैया जो फिक्स्ड कॉस्ट है सभी में डिवाइड हो जाएगी। बट अगर आप आपके सिर्फ 300 प्रोडक्ट्स ही बन रहे हैं तो भैया फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो 300 प्रोडक्ट्स यहां पर बन रहे हैं उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है फिर वो भी यहां पर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कि अगर जाहिर सी बात है कम आउटपुट रहेगा तो उस केस में कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी तो उस केस में जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की कलेक्शन सरकार करती है वो भी कम देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिवनेस में भी लॉस देखने को मिलेगा कि जो ऐसी इकोनॉमीज या ऐसी कंपनीज जो कि अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही हैं वो बाकी कंपनीज के जो मार्केट रीच है, बाकी कंपनीज का जो मार्केट शेयर है उसको यहां पर हथिया सकती है, राइट। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं, कुछ आपके इफेक्ट्स हैं जो कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के देखने को मिल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी पे, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर हो गया हो। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, तो यहां पर कैपिटल किस तरीके का इन्वेस्ट किया जा रहा है और कैपिटल की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसे असेस करने के लिए हम क्या देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्शन सेटअप है, राइट, जो कि दिन के 1000 प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट करता है, ठीक है जी। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार हमारी उस तरीके से हमारे पास एक पोटेंशियल है, डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है मार्केट में, तो क्यों ना हम अपनी प्रोडक्शन सेटअप की जो आउटपुट है उसको यहां पर बढ़ाने की कोशिश करें। बट अगर वो आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में भैया नई मशीन्स लानी पड़ेंगी, नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगा, मतलब नया कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, राइट। तो वो जो इन्फ्यूज किया जा रहा है नया कैपिटल विच रिप्रेजेंट्स कि कितना चेंज इन कैपिटल यहां पर आया है, कितना नया कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट किया गया है, उसकी वजह से आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है वो हमें किससे पता लगता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इट रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट या फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है जब भी आपकी इस प्रकार की नई कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट की जा रही है प्रोडक्शन सेटअप में, राइट। तो इसको मेजर किया जाता है द इंक्रीज इन द आउटपुट, जो कि रिजल्ट होता है जब आपके इस प्रकार का मशीनरीज के ऊपर नया पैसा खर्च किया जा रहा है, इक्विपमेंट के ऊपर नया पैसा खर्च किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर नया पैसा खर्च किया जा रहा है। तो उस तरीके से हम इसे यहां पर समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि मान लीजिए 1 लाख रुपए यहां पर लगाया गया, एडिशनल 1 लाख रुपए यहां पर लगाया गया, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि भैया उस प्रकार से 100 नए प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हुए देखने को मिले, राइट। कि 1 लाख रुपए नया इन्वेस्ट किया गया जिसकी वजह से जो आपकी आउटपुट थी उसमें 100 प्रोडक्ट्स का चेंज देखने को मिला। तो एमपीसी यहां पर क्या कहेगा कि भैया यहां पर आपका चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय द चेंज इन कैपिटल जो यहां पर देखने को मिला है उसके माध्यम से हम एमपीसी की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कैसे करता है इकोनॉमीज को, इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करता है ये असेस करने में कि भैया जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है, राइट। एंड क्या ये जो इन्वेस्टमेंट्स इनको कंटिन्यू किया जा सकता है अगर अच्छा एमपीसी देखने को मिलेगा। अब अच्छा एमपीसी यहां पर क्या रहेगा कि जितना ज्यादा रहे उतना ही बेटर है कि नहीं, कि जितनी ज्यादा आपकी न्यूमिनेटर में चेंज आए, कि जितना अब यहां पर अगर 200 नए प्रोडक्ट क्रिएट हो जाते 1 लाख की ही इन्वेस्टमेंट में तो जाहिर सी बात है अच्छा एमपीसी देखने को मिलता। सिमिलरली अगर 300 यहां पर बात बढ़ जाती तो मतलब क्या है कि एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहे उतना ही बेहतर है, राइट। तो अगर एमपीसी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो उन इंडस्ट्रीज में या उन पर्टिकुलर इकोनॉमीज में हम विटनेस कर सकते हैं कि उस तरीके की नई इन्वेस्टमेंट्स भी वहां पर की जा रही हैं। तो यहां पर पॉलिसी मेकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सभी जो आपके इस तरीके के ग्रुप्स हैं ये यहां पर फॉलो करते हैं ऐसे इंडिकेटर्स को जिसके माध्यम से वो अपने जो भी फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनको वहां पर डिसाइड करते हैं।
राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किस तरीके की हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज तो नहीं यूज कर रहे, क्वालिटी ऑफ कैपिटल किस तरीके का है कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं उसके माध्यम से नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर ला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं वो टेक्नोलॉजी अभी भी पुरानी ही यहाँ पर इन्फ्यूज की जा रही है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ना टाइम टू टाइम। उसके अलावा जो बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए कि हमें हमारा सिर्फ आउटपुट यहाँ पर बढ़े, हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि हमारी जो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी है वो भी इंश्योर करनी बहुत जरूरी है कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है, 100 नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, भैया वो मार्केट तक भी पहुंचनी चाहिए और बिकने भी चाहिए, जिसके माध्यम से नया रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ यहां पर अपनी आउटपुट चेंज करनी है, बट उस आउटपुट के चेंज के माध्यम से नया पैसा भी जनरेट करना है, राइट। अब उस केस में R&D के ऊपर पैसा लगाना बहुत क्रूशियल है, जिसे हम इंडिया के केस में कहते भी है ना कि हमारा जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है विच इज द GERD, वो काफी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर एशियन नेशंस आल्सो, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं एमपीसी की वैल्यूज के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर रहेगा तो उस केस में भी आपका आउटपुट और अच्छा देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अगर लेबर की अपस्किलिंग के ऊपर पैसा यहां पर खर्च करते इन्वेस्टमेंट की जाती है तो डेफिनेटली उसका भी इंपैक्ट वहां पर आउटपुट के ऊपर पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स यहां पर इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर भी करते हैं, राइट। चलिए, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इन दोनों कॉन्सेप्ट का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एमपीसी का, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये उसको यहां पर समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज्ड है, मतलब कि यहां अगर 1000 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बट उसमें से चलो आप 900 प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यदि आपके द्वारा नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाता है तो उसके चलते आपको और बेहतर आउटपुट में रिजल्ट देखने को मिल सकता है ना, कि अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई रहेगी तो जब भी आप एडिशनल कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट करोगे वो और इफेक्टिवली यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा टू द मोर आउटपुट, जिसकी वजह से आपका एमपीसी भी यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहां पर कम रहेगी तो अगर आप उस केस में नया पैसा वहां पर लगा रहे हैं तो उस नए पैसे की वजह से आपको नया आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वाइस वर्सा वाला यहां पर रिलेशनशिप है। बट क्या ये हमेशा इसी प्रकार का रिलेशनशिप रहेगा? जी नहीं, वो भी सोचने वाली बात है कि अगर एट नियर फुल कैपेसिटी यहां पर प्रोडक्शन चल रही है ना, कि आप 1000 प्रोडक्ट यहां पर बना सकते हैं, बट ऑलरेडी आप यहां पर 990 प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट कर पा रहे हैं, बहुत क्लोज टू 100% यहां पर अचीव कर चुके हैं, तो उस केस में जो आपकी एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज की जाएगी तो उसकी वजह से आपको शायद उतना आउटपुट में चेंज देखने को ना मिले, है ना। वो ग्रेजुअली फिर आपका स्टैग्नेट करता जाएगा कि आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं बट ऑलरेडी आपका फुल कैपेसिटी पे यहां पर प्रोडक्शन सेटअप काम कर रहा है, तो उस केस में आपका एमपीसी उतना ग्रेजुअली बढ़ता हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा। एट अ बियॉन्ड आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जो आपका एडिट कैपिटल है उसका कम से कम इंपैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखने के, एट नियर फुल कैपेसिटी कहीं ना कहीं एमपीसी का इंपैक्ट फिर कम होता हुआ देखने को मिलता है, या एमपीसी की वैल्यू जो है वो कम होती हुई देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फीडबैक लूप है कि भैया वर्चुअस साइकिल है, अगर आपका ज्यादा एमपीसी रहेगा तो उसकी वजह से अगेन एक तरीके का वो हेल्प करेगा बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, एंड अगेन अगर बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगी तो उस केस में आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी कैपिटल पे, तो एक पॉजिटिव लूप यहां पर देखने को मिलता है ना। बट अगर वही बात है कि अगर आप फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी रीच कर चुके हैं तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से एक नई इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको उतना पॉजिटिव आउटपुट में चेंज देखने को नहीं मिलता। अब इसका जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका जो एग्जांपल है वो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप देखें कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में ज्यादा पैसा लगाया जाता है कि नहीं, इमर्जिंग इकोनॉमीज में ज्यादा पैसा लगाया जाता है, बिकॉज क्योंकि अभी वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 100% तक अचीव नहीं कर पाए हैं या उसके क्लोज भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो मतलब वहां उस प्रकार की अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी बाकी है, डेवलपमेंट होनी बाकी है, नई प्रोडक्शन होनी बाकी है। बट वहीं अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखें जो कि ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी के अराउंड वहां पर पहुंच चुकी है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट फिर धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिलती है, बिकॉज वैसा रिटर्न ऑन कैपिटल यहां पर नहीं पाया जाता, राइट। तो इस चीज को आप उस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिसी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहता है, किस प्रकार की टैक्सेशन है, किस प्रकार का कंप्लायंस है, वो अगेन दोनों चीजों के ऊपर एक तरीके से पॉजिटिव भी या फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी यहां पर क्रिएट करता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सही है, चलिए, तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हों, एंड यदि आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए, तो भैया उसका भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझसे भी जरूर डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज के सेशन के माध्यम से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ये पर्टिकुलर टर्म आपको जरूर लिखनी है, राइट। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।